अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉडर्न लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जो एजेस हमने कवर किए हैं, एंड भी आती है मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एज अभी तक चल रही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूअर्स, ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है ये इंग्लिश लिटरेचर में कब इमर्ज हुई, ये हम देख लेते हैं कि द पोस्ट मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर इमर्ज्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट। जब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक का इसका टाइम पीरियड था, तब से ये पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट है और अभी तक, यानी कि अभी 2025 तक ये पोस्ट मॉडर्न एज ही चल रही है लिटरेचर में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपार्चर फ्रॉम मॉडर्निस्ट प्रिंसिपल्स। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमें पता है कि जब एक एज खत्म होती है तो साथ ही उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट एज में न्यू प्रिंसिपल्स होते हैं। सो सेम इज द केस विद पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज जब शुरू हुई तो इससे पहले जो मॉडर्निस्ट प्रिंसिपल थे मॉडर्न एज के, ठीक है, वो खत्म हो चुके थे। And a focus on fragmented narratives, metafictions, and multiple perspectives, influenced by historical events like the Cold War, decolonization, and the rise of globalization. इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर हुई, डीकोलोनाइजेशन हुई। हमने देखा कि पहले कोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि कॉलोनीज को फ्री किया जा रहा है, कॉलोनीज को खत्म कर दिया जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन का राइज हुआ इस स्टेज में। नो व्यूवर्स, हर एज की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन लिनियर नैरेटिव, डिसजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स एंड मिक्स जॉनर्स। तो पोस्ट मॉडर्न एज एक ऐसी एज थी जिसमें जॉनर्स को मिक्स कर दिया जाता था, यानी कि पोइट्री में प्रोज, प्रोज में पोइट्री, मतलब समझ नहीं आ रही होती थी कि ये पोइट्री है या फिर प्रोज है, यानी कि मिक्स किस्म के जॉनर्स को यूज किया जाता था। लीनियर नैरेटिव्स होते थे। इंटरटेक्चुअलिटी का यहाँ पे एक एलिमेंट देखने को मिलता है, रेफरेंसेस टू द अदर लिटरेरी वर्क, हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड कल्चरल आइकन्स। इंटरटेक्चुअलिटी होता है कि जब हम एक राइटिंग में किसी प्रीवियस राइटिंग का, किसी और सिंबल का, किसी और लिटरेरी वर्क का जिक्र करते हैं, यानी कि रेफरेंस देते हैं, इसको इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो था ना, इसमें इंटरटेक्चुअलिटी यूज होती थी, यानी कि दूसरे लिटरेरी वर्क्स का रेफरेंस दिया जाता था। मेटाफिक्शंस होते थे, सेल्फ रिफरेंशियल नैरेटिव दैट एम्फसाइज द आर्टिफिस ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसके अलावा मल्टीपल जॉनरास और स्टाइल को ब्लेंड कर दिया जाता था, ऑफन एज अ पैरोडी और होमेज। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज आयरनी एंड प्लेफुलनेस। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में आयरनी का बहुत ज्यादा यूज होता था, यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी एंड एब्सर्डिटी टू क्वेश्चन रियलिटी एंड कन्वेंशंस। तो रियलिटी और कन्वेंशन को क्वेश्चन करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए, ठीक है, आयरनिक स्टेटमेंट यूज की जाती थी, आयरनी यूज की जाती थी, ताकि जितने भी फॉल्ट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाए, जितने भी फॉल्ट्स हैं सोसाइटी में, ठीक है, लोगों के जितने फॉल्ट्स हैं उनको एक्सपोज किया जाए। टेम्पोरल डिस्टोर्शन होती थी, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस, यानी कि एक वो फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज नहीं होता था। टेम्पोरल डिस्टॉर्शन यानी कि डिस्टर्बेंस होती थी, चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट वे में फॉलो नहीं किया जाता था। जिस तरह टाइम और सीक्वेंस जो है ना, उनको मैनिपुलेट किया जाता था, ठीक है, कोई भी टाइम रख देना, कोई भी सीक्वेंस रख देना। ऑफन क्रिएटिंग नॉन क्रोनोलॉजिकल यानी कि जिसका एक सीक्वेंस होता है, टाइमली सीक्वेंस होता है, तो ठीक है, जब टाइम और सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता था तो प्लॉट्स थे उनमें भी कोई सीक्वेंस नहीं होता था। नेक्स्ट इज मैजिक रियलिज्म, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स विद इन रियलिस्टिक सेटिंग। एक होती है रियलिस्टिक चीज़, एक होती है फैंटेसी। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में क्या हो रहा है कि इन दोनों की ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि एक रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, साथ ही साथ उसमें एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैजिक के एलिमेंट्स हैं, यानी कि फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स हैं। तो रियलिस्टिक सेटिंग्स में फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करवाया जाता था। तो इस टाइम में जो थी रियलिज्म, वो मैजिकल रियलिज्म यूज होती थी। एंड व्यूवर्स, कुछ ऐसे 5-6 थीम्स थे जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। क्या थीम्स इंक्लूड है? आइडेंटिटी एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन, रियलिज्म वर्सेस इल्यूजन, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, हाइपर रियलिटी एंड सिमुलेशन, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिएटिविटी। जैसे कि हमने देखा कि आयरनी भी यूज होती थी, ड्रीम रियलिज्म होता था, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया, मीडिया का, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, सेल्फ आइडेंटिटी, लोग खुद को पहचानना स्टार्ट हुए कि भाई हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। इससे पहले हमने देखा कि फेमिनिज्म मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो सारे थीम्स हैं ना, ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। व्यूअर्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही। Now viewers, let's discuss key authors and works.
सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जॉर्ज ऑरवेल का, बहुत फेमस नॉवलिस्ट थे। एनिमल फार्म इनका एक नॉवल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, 1945 में ये लिखा गया था। एनिमल फार्म जो है वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ही है, ठीक है, जिसमें एनिमल्स की हुकूमत होती है और वो एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। इसकी एक फेमस कोटेशन भी है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर। इसके अलावा इनका एक वर्क है 1984, ठीक है, ये वर्क का नाम है 1984 और ये 1949 में लिखा गया। जॉर्ज ऑरवेल के बाद हमारे पास आते हैं रे ब्रैडबरी। मार्गरेट आती है हमारे पास, द हैंडमेड टेल इनकी फेमस वर्क है। इसके अलावा एंजेला कार्टर शेप का नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 में लिखा गया। फेमस नावल है रिगार्डिंग टू कॉलोनियलिज्म और वो जो सारा सीन था। तो ये जो है कि ऑथर्स थे और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। नाउ व्यूअर्स, लेट डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलर कल्चर। पोस्ट मॉडर्न थीम्स हैव इन्फ्लुएंस्ड फिल्म्स, television and digital media evident in works like The Matrix and Blade Runner। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट मॉडर्न थीम्स हैं इनका कितना इन्फ्लुएंस है फिल्म्स में भी, टेलीविजन पे भी, डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि अगर इनका इन्फ्लुएंस है तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इसमें इनके कुछ वर्क्स भी इंक्लूड किए हैं जिस पे इसका इन्फ्लुएंस था। लिटरेचर हैज़ बिकम मोर इंटरेक्टिव, इंकॉर्पोरेटिंग डिजिटल नैरेटिव्स एंड हाइपर टेक्स्ट फिक्शन। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का टाइम था, एडवांसमेंट थी, तो इसी तरह लिटरेचर भी बहुत एडवांस हुआ, मल्टीमीडिया ड्राइवन हुआ, डिजिटल नैरेटिव्स को इंक्लूड किया गया। तो लिटरेचर था ना 20th सेंचुरी लिटरेचर, यानी कि मॉडर्न लिटरेचर या फिर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग नजर आने लगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की पोस्ट मॉडर्न एज या फिर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।